सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची केशरवानी आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 11वीं अध्याय 2 जैवीय वर्गीकरण का अध्याय नंबर 2B जगत प्रोटिस्टा। इसके पूर्व हम लोग वीडियो में क्या पढ़े थे? जगत मोनेरा के बारे में विशिष्ट अध्ययन किया था। अब उसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, जगत प्रोटिस्टा। इसके पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसका पाठ्यक्रम देखेंगे अगर तो जगत प्रोटिस्टा में आने वाले सभी जीव जो उनमें लक्षण होते हैं, उनकी प्रजनन विधि होती है, उनका संरचना कैसा होता है, उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये क्या होते हैं। एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। इन जगत के जीवों में क्या होती है? एक विशेषता होती है कि वे सारे कार्य जो जीवन यापन के लिए आवश्यक होते हैं वो एक कोशिकीय अवस्था में ही निर्बाध संपन्न करने, मतलब कोई भी अवरोधन के बिना, कोई भी अवरोध के बिना क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। कार्यात्मक दृष्टि से सभी प्रोटिस्टा बहुकोशिकीय जीवों के शरीर के समान ही होते हैं। जो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं वो किसके समान होते हैं? कार्यात्मक दृष्टि में जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, है ना, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनमें उनमें जैसा जीवन यापन करने के लिए जैसे जैसे क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं के जैसे ही जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव प्रोटिस्टा जगत में होते हैं वो वैसे ही कार्य करते हैं। उनके शरीर वैसे ही होते हैं। विकासात्मक दृष्टि से इस जगत वाले जो जीव होते हैं उनको प्रोकैरियोटिक वाले जगत मोनेरा एवं यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव वाले जगत के बीच में रखा गया है। मतलब देखो, यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा जगत का जो जीव होता है वो क्या होता है? मोनेरा जगत जो प्रोकैरियोटिक होता है, और उसके आगे जो जगत पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। तो उनके मध्य में एक कोशिकीय प्रोटिस्टा जगत के जीव को रखा गया है। इसके कुछ सदस्य जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिका मनुष्य एवं कीटों तथा अन्य जीवों की आत्म में सहजीवी रूप में वास करते हैं। ये क्या करते हैं? मतलब कुछ जो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलिका जो होते हैं वो क्या करते हैं? मनुष्यों तथा कीटों के जो मनुष्यों और कीटों के आंत में, मतलब इंटेस्टाइन में क्या करते हैं? सहजीवी के रूप में रहते हैं, वास करते हैं तथा सेल्यूलोज के पाचन का कार्य करते हैं। डाइजेशन किसका करते हैं? सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। मतलब जो गाय वगैरह होते हैं ना, है ना, मनुष्यों एवं कीटों, मतलब इनमें क्या होता है? जो सेल्यूलोज जो हम लोग खाते हैं हरे घास पत्तियों के रूप में, उनका पाचन किसके माध्यम से होता है? इन्हीं जो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं जो सहजीवी के रूप में मनुष्यों के इंटेस्टाइन में रहते हैं उनके माध्यम से होता है। प्रोटिस्टा के जीवों के प्रकार। लक्षणों के आधार पर प्रोटिस्टा जगत के जीवों को 3 श्रेणियों के अंतर्गत रखा गया है। अब ये श्रेणियां कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। अब अवपंक श्रेणी, स्लिम मोल्ड्स बोलते हैं जिसको। इस प्रकार के प्रोटिस्टस में क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है तथा कोशिका भित्ति विहीन जीव द्रव्य वाले तथा अनियमित आकार के। कोशिका भित्ति रहित होता है, मतलब इनका जो कोशिका होता है उनमें भित्ति नहीं पाई जाती है। और क्या होता है? जो जीव द्रव्य होता है वो क्या होता है? उसका कोशिका भित्ति विहीन होता है, जीव द्रव्य वाला होता है, मतलब उसमें जीव द्रव्य पाया जाता है। और क्या होता है? उसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है तथा अनियमित आकार के जीव होते हैं। ये ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ये इस टाइप में भी हो सकते हैं, मतलब अनियमित आकार के जीव जो होते हैं। अवपंक जीव बोलते हैं जिसको, अवपंक मोल्ड्स बोलते हैं, कवक बोलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए वर्णक पाया जाता है। कोशिका भित्ति विहीन होता है, मतलब कोशिका भित्ति नहीं होता है। जीव द्रव्य प्रेजेंट होता है। जीव द्रव्य उपस्थित होने के साथ साथ क्या होता है? इसमें अनियमित आकार के जीव होते हैं, मतलब जो आकार होता है वो क्या होता है? अनियमित होता है, जिसमें कई केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे हर कोशिका में एक केंद्रक प्रेजेंट होता है, वैसे ही जो हमारा अवपंक जीव कवक होता है, जीव जो होता है उसका जो केंद्रक होता है उसमें कितने की संख्या में? 2, 3, 4 की संख्या में केंद्रक क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं।
शैशव अवस्था में कोशिका के चारों ओर भित्ति का अभाव होता है। शैशव अवस्था मतलब क्या होता है, जो प्रारंभिक अवस्था होता है ना, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, कोशिका का शैशव अवस्था। जब वो वृद्धि की अवस्था में होता है, वृद्धि एवं विकास की अवस्था में, जब वो अपना विकास क्या करते रहता है, कंप्लीट करते रहता है, एक क्रिया से दूसरी क्रिया, दूसरी क्रिया से तीसरी क्रिया चरण में चलते रहता है, उस अवस्था को बोलते हैं शैशव अवस्था। उसमें क्या होता है, इसमें कोशिका के चारों ओर भित्ति का अभाव होता है, मतलब जो कोशिका के बाहर जो भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल बोलते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में, उसका क्या होता है, वो अब्सेंट होता है। लेकिन क्या होता है, वयस्क अवस्था में, मतलब जो प्री मैच्योर्ड अवस्था बोल सकते हैं हम लोग शैशव अवस्था को, उसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। लेकिन जब मैच्योर्ड फेज में आता है, जब वो जो कवक होता है या फिर जो जीव होता है वो क्या कर लेता है, ग्रोथ कर लेता है, मैच्योर्ड हो जाता है, तब क्या होता है, लसलसे पदार्थ का स्लीमी सब्सटेंस का लसलसा पदार्थ स्रावित करता है और एक स्थिर कोशिका के चारों ओर बना लेता है। कोशिका के चारों ओर क्या करता है, उस लसलसे पदार्थ से वो एक घेरा बना लेता है। इसी कारण इन्हें क्या बोलते हैं, औपंक कवक कहते हैं। इस कारण इन्हें क्या बोलते हैं, औपंक कवक। उदाहरण में कौन कौन से जीव आएंगे, फाइशेरम, स्टीमोनाइटिस, कोमाट्राइका और ट्राइकिया आदि, इस प्रकार के सारे जीव किस पे आएंगे, औपंक जो कवक होते हैं उस स्टेज में आएंगे। अब देखते हैं दूसरा श्रेणी क्या बोलता है आपका प्रोटिस्टा जगत का। दूसरे श्रेणी में वो जीव आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता रखते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए वर्णक उपस्थित होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। पर्णहरिम तथा दूसरे प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। पर्णहरिम मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो किसमें प्रेजेंट होता है, जो किसमें उपस्थित होता है, पादप जगत में उपस्थित होता है। और पादप जगत में क्या होता है, ये वैसे ही इसमें भी जो स्वपोषी प्रोटिस्टास हैं, जो स्वपोषी मतलब खुद का भोजन खुद बनाते हैं, वो उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तब जाके वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करेगा अपने बॉडी में, अपने शरीर में, और क्या करेगा, अपने लिए भोजन का उत्पादन, पोषण का उत्पादन खुद से करता है। स्वपोषी के अंतर्गत क्या आएगा, डायनो फ्लैगेलेट्स, डाइटम्स तथा युग्लिना के समान जो जीव होते हैं वो इनके उदाहरण है, किनके, स्वपोषी प्रोटिस्टास के। अब तीसरा श्रेणी क्या है, तीसरा श्रेणी है प्रोटोजोअन प्रोटिस्टस। इस प्रकार के प्रोटिस्टा जगत के सदस्य जो होते हैं वो अप्रकाश संश्लेषी होते हैं, अर्थात इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का अभाव होता है। अब जो प्रोटोजोअन प्रोटिस्टास होते हैं वो प्रोटोजोआ से लगभग समानता प्रदर्शित करते हैं, है ना, कुछ कुछ समानताएं होती है वो प्रदर्शित करते, इसलिए इन श्रेणी को क्या कहा जाता है, प्रोटोजोअन प्रोटिस्टास कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अप्रकाश संश्लेषी होता है, मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। और क्या होता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण वर्णक जो होते हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक में हम लोग का क्या आता है, क्लोरोफिल आता है, जो इसमें प्रेजेंट नहीं होते इन जीवों के शरीर में। ये भी क्या होते हैं, एक कोशियों की होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, परपोषी होते हैं, अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं। ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय सदस्य होते हैं, और क्या होते हैं, दूसरों पर परपोषी, मतलब दूसरों पर अपने पोषण के लिए आधारित होना। इनको क्या बोलते हैं, जंतु संपोषण करते हैं, यानी ये अपने भोजन को निगलते हैं। ये क्या कहते हैं, ये जो मतलब इनका जो आकार होता है वो क्या होता है, अनियमित होता है ना। और ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो इनमें क्या होता है, जो हम लोग मनुष्य लोग अगर खाना अंतर्ग्रहण करते हैं तो हम लोग खाना को क्या करते हैं, चबाने की क्रिया करते हैं ना। लेकिन जो प्रोटिस्टा जगत में प्रोटोजोअन जो प्रोटिस्टस जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, निगलते हैं, खाने को चबाते नहीं हैं, टुकड़ों में तोड़ते नहीं हैं। एक कोशिकीय शरीर के चारों तरफ आवरण पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। प्रोटिस्टस जो जीव होते हैं, प्रोटोजोअन प्रोटिस्टस, उसके शरीर के, उसके बॉडी के चारों ओर एक झिल्ली पाया जाता है, झिल्ली या फिर आवरण बोल सकते हैं, उससे वो घिरा होता है उसका बॉडी, उसको क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। उदाहरण क्या आएगा इसका, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा कैसा होता है, अनियमित आकार का होता है, और पैरामीशियम जो होता है वो हम लोग के स्लीपर जैसे आकार का होता है। इसको क्या बोलते हैं, चप्पल आकार का जीव भी बोला जाता है नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रोटिस्टस की संरचना। प्रोटिस्टा जगत में जो जीव पाए जाते हैं, जो एनिमल्स पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, उनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है।
सभी प्रोटिस्टीज जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, एक ही कोशिका से बना होता है उनका पूरा जो शरीर होता है, उसी में सारी क्रियाएं होती है। अंतर्ग्रहण से लेके बहिक्षेपण तक की जो सारी क्रियाएं होती है बॉडी में, वो कैसे किसमें होती है, ये बहुकोशिकीय जीवों की सामान्य क्रियाएं प्रदर्शित करती है, परंतु इसमें जो भी क्रियाएं होती है वो पूर्णतः एक ही कोशिका पर निर्भर होती है और एक ही कोशिका में वो संपन्न होती हैं। ये यूकैरियोटिक प्रकृति वाले होते हैं। यूकैरियोटिक प्रकृति मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक प्रकृति जो होता है जिसमें जो कोशिका झिल्ली होता है, मतलब जो आपका कोशिका झिल्ली और जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, परिपक्व अवस्था में नहीं होता है या फिर केंद्रक का अभाव होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उनमें क्या होता है, कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, प्लस क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो परिपक्व अवस्था में उपस्थित होता है बॉडी में, सेल में। इस प्रकार के जीव में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मा को चारों तरफ से घेरती हुई आवरण के रूप में प्लाज्मा झिल्ली होती है। प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, जो हमारा सेल मतलब जो कोशिका है, कोशिका को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, है ना। तो जो सेल है, कोशिका है, उसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक के चारों तरफ प्रोटोप्लाज्मा पाया जाता है ना, जीव द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्मा। जो क्या होता है, जिसको प्रोटोप्लाज्मा को एक झिल्ली घेरी होती है, कोशिका भित्ति से पहले एक झिल्ली उसको एक आवरण से घेरी हुई होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं उसको। ठीक है, ये क्या होता है, जीव द्रव्य में प्रायः एक विकसित केंद्रक होता है, उसका जो मध्य भाग होता है उसमें क्या होता है, विकसित केंद्रक होता है। इस कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिकांग होते हैं, कौन कौन से कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं ये देखते हैं हम लोग। कोशिका द्रव्य में मतलब प्रोटोप्लाज्मा में जीव द्रव्य में क्या क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुकोशिकीय जीवों में जैसा स्थित होता है वैसे ही प्रोटिस्टस जगत के जीवों में भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। गोल्जी बॉडी है ना, अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी प्रेजेंट होता है, इत्यादि कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। प्रोटिस्टस जो होते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास जो होता है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली की तरफ एक दृढ़ भित्ति के रूप में कोशिका भित्ति भी उपस्थित होती है। जो क्लेमाइडोमोनास, देखो 3 प्रकार के जीव हम लोगों ने पढ़ा, स्वपोषी और जो आपका प्रोटिस्टस जगह प्रोटोजोआ जो संघ का जंतु था, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टस जो थे उसमें क्या था, वो परपोषी होते हैं ना। तो ये क्या हुआ, जब 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं तो उनमें जो स्वपोषी प्रोटिस्टस होते हैं उनमें क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोशिका जो भित्ति होती है उसके बीच में क्या होती है, एक दृढ़ भित्ति होती है जो कोशिका भित्ति के रूप में उपस्थित होती है। चल प्रोटिस्टस जीवों में मतलब जो जीव, चल प्रोटिस्टस जीव का मतलब होता है कि जो प्रचलन कर सकते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, कसाभिका या सिलिया होता है जो कूटपाद प्रचलन अंग के रूप में पाया जाता है। कसाभिका या सिलिया क्या होता है ये देखते हैं। कसाभिका या सिलिया, इसको फ्लैजिला भी बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं कसाभिका सिलिया। ये क्या प्रदर्शित करते हैं, क्या शो ऑफ करते हैं कि ये कूटपाद प्रचलन मतलब खिसकने की, जो रेंगने की, जो चलना भी बहुत प्रकार का होता है ना, हम लोग पैरों से जो चलते हैं उसमें हम लोग दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, लेकिन जो कूटपाद प्रचलन होता है उसमें जो जीव होता है वो सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरक कर, खिसक कर क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। वो किसके माध्यम से करता है, कसाभिका के माध्यम से, जो इन जीवों में प्रेजेंट होते हैं। ये सारे प्रोटिस्टस जगत के जीवों में प्रेजेंट नहीं होते, कुछ कुछ जीवों में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी जो कसाभिका या सिलिया होती है वो आंतरिक रूप से किस क्रम में विन्यास होती है, 9-2 के क्रम में तंतुक व्यवस्था प्रदर्शित करती है। मतलब जो इसका आंतरिक संरचना होता है वो 9-2 का संरचना होता है। ये जो सिलिया है इसका आंतरिक संरचना अगर हम लोग पढ़ेंगे तो तंतुवत संरचना होती है 9-2 की। प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो होते हैं वो क्लोरोफिल रहित प्रोटिस्टस को विषमपोषी कहा जाता है। जो प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं उसमें क्या होता है, पोषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और जो
क्या बोलता है, स्वपोषी होता है। लेकिन जिन जीवों में प्रकाश संश्लेषण वर्णक मतलब क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है वो क्या होते हैं, विषमपोषी हेटेरोट्रॉपिक या परपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, इस समूह के जीवों में विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी रिक्तिकाएं वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए क्या है, युग्लिना जो जीव होता है उसमें क्या पाया जाता है, भोजन ग्रहण तथा त्याग के लिए विशिष्ट रचना के रूप में रिक्तिकाएं पाई जाती है। जब भोजन ग्रहण करना होता है और भोजन को ग्रहण करने के पश्चात क्या होता है, त्याग करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, जो वेस्टेज होते हैं वो त्याग करते हैं, उसको बहिक्षेपण करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनके लिए क्या विशिष्ट रचनाएं प्रेजेंट होती है। उन विशिष्ट रचनाओं को क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। किसमें पाया जाता है, युग्लिना में पाया जाता है। युग्लिना को प्रायः क्या बोलते हैं, प्रारूपिक प्रोटिस्ट जीव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। युग्लिना को किसके रूप में प्रस्तुत किया जाता है, प्रारूपिक प्रोटिस्ट जीव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रोटिस्ट जीव होते हैं, प्रोटिस्टा जीव जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, सभी लक्षण जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं। अगर इसकी आंतरिक संरचना की बात करते हैं हम लोग प्रोटिस्टा जगत के जीव की, तो इसका जो सेल होता है वो एक कोशिका होता है, एक कोशिकीय जीव होता है ना। इसमें क्या होता है देखते हैं, ये फ्लैजिला होता है, किसके लिए, चलने के लिए। सबसे पहला भाग हम लोग को दिखेगा, एक रस्सी नुमा धागे नुमा संरचना निकला होता है, वो किस लिए, उसको फ्लैजिला बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं, कसाविका बोलते हैं, ये जो प्रचलन अंग का कार्य करता है। देन उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कोशिका होता है उसमें प्रेजेंट होता है। मध्य में क्या होता है, मिड में एक मैच्योर्ड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के यूकैरियोटिक कोशिका है, इसलिए न्यूक्लियस के चारों ओर क्या पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसको, है ना, वो भी प्रेजेंट होता है। फिर न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी होता है। न्यूक्लियस के अंदर केंद्रक के मध्य में क्या पाया जाता है, केंद्रिका प्रेजेंट होता है, केंद्रिका उपस्थित होता है, वो भी प्रोटिस्टा जगत के जीवों में पाया जाता है। फिर केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के बाहर प्रोटोप्लाज्म में चारों ओर क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन धागेनुमा संरचना भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद क्या होता है, एक तंतु में इस प्रकार की संरचना प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी बोलते हैं, गोल्जी काय बोलते हैं, ये भी प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। कोशिका का क्या बोलते हैं, इसको पावर हाउस बोलते हैं। यहीं पे क्या होता है, वो अपना भोजन या फिर अपना एनर्जी जो होता है उसको स्टोर करके रखता है, संग्रह करके रखता है, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं ना। ये भी किसमें प्रेजेंट होता है, प्रोटिस्टा जगत के जीवों में प्रेजेंट होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट, कुछ प्रकाश संश्लेषी जो जीव होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट वर्णक जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट होता है वो किसमें, जो प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। सेल के बाहर क्या पाया जाता है आपका, सेल वॉल, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये है आपके प्रोटिस्टा जगत का जो सेल होता है। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में एक कोशिका जो सेल होता है उसमें ये सारी जो संरचनाएं होती हैं प्रेजेंट होती हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटिस्टा में जीवन चक्र, लाइफ साइकिल इन प्रोटिस्टस। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में, उनके जंतुओं में लाइफ साइकिल कैसा होता है, उनका जीवन चक्र कैसा होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच किसी जीव के जीवन जितनी अवस्थाएं होती है उन सभी को एक साथ क्या बोलते हैं, उस जीव का जीवन चक्र। मतलब जब एक पीढ़ी से जिस पीढ़ी में वो जीव जो जन्म लिया होता है उसके पश्चात नई पीढ़ी को जन्म देने तक और उस जीव के अंत तक जो अवस्थाएं आती हैं उनके जीवन में, उन अवस्थाओं को क्या बोलते हैं, जीवन चक्र बोलते हैं या फिर जीवन पद्धति, लाइफ साइकिल या फिर लाइफ स्टाइल बोला जाता है। प्रोटिस्टा जगत का जो जीवन चक्र होता है, प्रोटिस्टा जगत के जीवों में जो जीवन चक्र होता है वो अर्धसूत्रीय विभाजन मियोसिस की स्थिति के आधार पर पाया जाता है। ठीक है, अगुणित, इसमें 3 प्रकार के पद्धतियाँ पाई जाती है। जो 3 प्रकार के जीव होते हैं उनमें 3 प्रकार की क्या पाई जाती है, पद्धतियाँ पाई जाती है, लाइफ साइकिल पाई जाती है, लाइफ स्टाइल्स पाई जाती हैं। इसमें अलग अलग जीवों को रखा गया है। देखते हैं पहला क्या है, अगुणित
जीवन चक्र पद्धति। अगर तीनों का हम लोग नाम देख ले तो पहला है अगुणित जीवन चक्र पद्धति, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न, द्विगुणित जीवन चक्र, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न एवं द्विअगुणित पद्धति, डिप्लोहैप्लॉन्टिक पैटर्न पाया जाता है। प्रोटिस्टा जगत में 3 प्रकार का लाइफ साइकिल पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे तो पहला है अगुणित जीवन चक्र पद्धति, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न, द्विगुणित जीवन चक्र, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न एवं द्विअगुणित पद्धति, डिप्लोहैप्लॉन्टिक पैटर्न पाया जाता है। पहला है, आप देखते हैं अगुणित जीवन चक्र पद्धति। इस प्रकार के जीवन चक्र का प्रदर्शन करने वाले जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं तथा अगुणित स्वरूप में विभिन्न प्रकार के अलैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप जनन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो जीव होता है वो जीवन चक्र में क्या करता है, अगुणित स्वरूप में विभिन्न प्रकार के, अगुणित मतलब क्या होता है, जिसमें जीव जो एक संख्या में वृद्धि करते हैं तो उनमें क्या होता है, संख्या जो होती है वो निर्धारित नहीं होती है। ये क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप जनन करते हैं। इनमें प्रोटिस्टस जगत में क्या होता है, लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता है। ठीक है, कुछ जीवों में अलैंगिक ही प्रजनन पाया जाता है और पूरे जीवों में अलैंगिक प्रजनन प्रस्तुत नहीं होता है। कुछ जीवों में अलैंगिक प्रजनन होता है और कुछ जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन सिर्फ और सिर्फ 2 या 4 जीवों में होता है, बाकी सारे जीवों में क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन लाइफ साइकिल में प्रस्तुत करते हैं। तो जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है, 2 अगुणित युग्मक क्या करते हैं, संयुग्मित होते हैं। अगुणित युग्मक मतलब क्या होता है, जो n गैमेट्स वाले होते हैं, n युग्मक होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो बोलते हैं, वो संयुग्मित होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जो जाइगोट होता है वो अर्धसूत्री विभाजन करता है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करता है, अगुणित जीवों को, n संख्या वाले जीवों को क्या करता है, जन्म देता है, पैदा करता है। यानी इसमें जीवन का जो ज़्यादातर अवस्था होता है वो अगुणित ही होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अगुणित बोलते हैं। लेकिन जो युग्मक होता है, मतलब जो जाइगोट होता है, वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के संयुग्मन से होता है, इसलिए मेल गैमेट का n और फीमेल गैमेट का जो n होता है वो क्या होता है, संयुग्मित होता है, इसलिए ये क्या होता है, द्विगुणित होता है। उदाहरण किसमें है, क्लेमाइडोमोनास डुनालिला। कौन कौन से जीव में पाया जाता है इस प्रकार का प्रजनन, तो क्लेमाइडोमोनास और डुनालिला नामक जो जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। अगर संरचना अगर इसकी देखें तो ये क्या है, देखो आपका ये जीव है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोगेमी बोलते हैं, इसको बोलेंगे लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल साइकिल। ठीक, इसमें क्या होता है, जो 2 गेमिट्स होते हैं इसके, एक मेल गेमिट होता है और एक फीमेल गेमिट होता है। ये एक ऐसी संरचना होती है, अगुणित जीव वाली संरचना होती है। जीवों की संरचना जो होती है वो अगुणित टाइप की होती है। इन दोनों के मिलने से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, संयुग्मन होता है और संयुग्मन के बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जो जाइगोट होता है, वो जो जाइगोट होगा वो क्या होगा, n और n गैमेट्स के मिलने के कारण 2n संरचना प्रदर्शित करती है, मतलब डिप्लॉइड संरचना प्रदर्शित करती है। 2x से ये क्या करेगा, फिर इसमें और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, मियोसिस जो विभाजन होता है वो प्रारंभ हो जाता है, किसमें, जाइगोट में। फिर यह क्या होता है, अपने ही समान आधा आधा क्या करेगा, कोशिका का निर्माण करेगा। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें क्या होंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, इस प्रकार की संख्या में वृद्धि होगी। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका से 2 नए पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, हमको पहले ही पता है। तो ये क्या होगा, एक जो 2x या फिर 2n जो कोशिका डिप्लॉइड कोशिका बना फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, तो उससे क्या होता है, ये विभाजन करता है। और विभाजन किस प्रकार का होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जो 2n की अवस्था में होता है, डिप्लॉइड की अवस्था में होता है, वो अर्धसूत्री विभाजन करके हैप्लॉइड अवस्था में आ जाता है, हैप्लॉइड पोजीशन में आ जाता है स्टेज में। फिर ये क्या करता है, नए जीवों को
अपनी बॉडी से मुक्त कर देता है या फिर नए नए जीवों का जन्म कर देता है। ठीक है, ये कौन सा जीवन चक्र पद्धति में है? अगुणित जीवन चक्र पद्धति। फिर नेक्स्ट है द्वि अगुणित जीवन चक्र पद्धति, डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न। ऐसे जीवन चक्र पद्धति वाले जीवों में क्या होता है? अगुणित अवस्था तथा जो द्विगुणित अवस्था होता है, दोनों ही प्रभावी रूप से जीवन चक्र में अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। मतलब इसमें 50-50% का पार्टनरशिप होता है। इसमें 50% हैप्लॉइड इस जो स्टेज होता है वो भी होता है, हैप्लॉइड फेज भी और डिप्लॉइड फेज भी 50% होता है। दोनों ही प्रभावी होते हैं। इसमें नेग्लेक्टेबल में कोई भी स्थिति जो होती है वो नेग्लेक्टेबल नहीं होती है, हम लोग उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का जो जीवन चक्र होता है वो किस में पाया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरिविसी नामक जो जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। इसमें कवक जो होता है वो अगुणित तथा द्विगुणित दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इस कवक में क्या होता है? इसके आधे लाइफ साइकिल में मतलब आधे जीवन में हैप्लॉइड फेज भी अगुणित अवस्था भी पाया जाता है और आधे जीवन में डिप्लॉइड द्विगुणित अवस्था भी प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग देखें ईस्ट का द्वि अगुणित जीवन चक्र पद्धति, ईस्ट में भी पाया जाता है द्वि अगुणित जीवन चक्र पद्धति। देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है और इसमें कहाँ कहाँ पे डिप्लॉइड और हैप्लॉइड फेज प्रेजेंट होते हैं। एक कोशिका है जिसमें किस माध्यम से प्रजनन होगा? बर्डिंग के द्वारा होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा? मुकुलन होता है। मुकुलन से क्या होगा? बर्ड से क्या होता है? गैमेटेंगिया जो बनता है, ये क्या होता है? बर्ड से जब बर्ड होता है, बर्ड का निर्माण होता है, मतलब कि मुकुलन होता है, तो क्या होता है? जो कोशिका होता है वो ऐसे एक स्थान से उभार होना प्रारंभ होता है। फिर ये जो उभार होता है वो क्या होता है? आधी संख्या में बढ़ जाता है। फिर ये दो भागों में पूर्ण रूप से विभक्त हो जाता है और इसमें दोनों भागों में क्या होते हैं? केंद्रक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? फिर ये एक कोशिका जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। फिर जाइगोट में क्या होता है? डिप्लॉइड बर्ड का फिर से फॉर्मेशन होता है। पहले एक बर्ड का फॉर्मेशन होगा एक कोशिका से, फिर दूसरी कोशिका से क्या होगा? डिप्लॉइड बर्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर ये क्या होता है? हैप्लॉइड में टूट जाता है। जब ये एक कोशिका में अगर दो केंद्रक एक समय पर स्थित होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? दो अवस्था में होगा तो इसको क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड फेज बोलेंगे। फिर क्या होता है? जब इसमें विभाजन हो जाता है तो ये एन फेज में या फिर एक्स फेज जिसको बोल सकते हैं, इसमें आ जाते हैं। इसको क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड सेल बोलेंगे, लेकिन एन फेज में बोलेंगे। ठीक है, फिर एस्क्यूज जो मदर सेल होता है वो क्या होता है? फिर से 2n अवस्था में आ जाता है। फिर जब 2n अवस्था में आता है मतलब डिप्लॉइड अवस्था में आता है और डिप्लॉइड अवस्था में आने के पश्चात क्या करता है? फिर से अर्धसूत्री विभाजन करना प्रारंभ करता है और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या करता है? ये अपनी कोशिकाओं में वृद्धि करता है। अर्धसूत्री विभाजन से दो नई पुत्री कोशिका, दो नए डॉटर सेल का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा। उसके बाद उससे दो नए सेल का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार ये क्या करता है? अनेक जो जीव क्या कर लेता है? एक बार में जन्म दे देता है। तो इसमें कौन सी अवस्था डिप्लॉइड की होगी? जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वो जो जाइगोट होता है वो क्या होगा? 2n फेसेस में होगा। और जो जाइगोट के बाद क्या होगा? जब एक बार विकास करेगा, एक वृद्धि विकास करेगा और नए पीढ़ी को जन्म देगा, उसके पश्चात फिर से वो जाइगोट का फॉर्मेशन करके नए पीढ़ी को जन्म देता है। तब इसमें आधी जो फेस होती है वो डिप्लॉइड होती है। और जब जाइगोट के बनने के पश्चात जब स्वतंत्र जीव का निर्माण हो जाता है, जो स्वतंत्र जीव होते हैं वो क्या होते हैं? एन अवस्था में होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हैलो फेज बोलते हैं। और जो 2n अवस्था में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिप्लो फेज बोलते हैं। हैप्लॉइड जो कोशिकाएं होती है, एन जो कोशिकाएं होती है, वो क्या करती है? बर्डिंग द्वारा अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो कि क्या होती है? अगुणित पीढ़ियों में हैप्लॉइड जनरेशन की तरह कार्य करते रहते हैं। हैप्लॉइड जनरेशन का ही आगे चलकर क्या होता है? नए जब जीव बनते हैं तब वो हैप्लॉइड जनरेशन की तरह ही कार्य करने लगते हैं। कालांतर में प्रत्येक जो कोशिका होती है वो अगुणित युग्मक की तरह कार्य करती है। जो नेक्स्ट जनरेशन होता है जिसमें नए जीव जो उत्पन्न होते हैं वो भी अगर अगुणित कोशिका के माध्यम से हुआ होता है तो वो अगुणित कोशिकाओं के द्वारा ही अगुणित कोशिका के रूप में ही
जीवन यापन करता है। संयुग्मन के फलस्वरूप जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, द्विगुणित कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। जो जाइगोट होता है वो द्विगुणित कोशिका के रूप में कवक जो डिप्लॉइड फेस होता है वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। कवक से ही डिप्लॉइड फेस का शुरुआत माना गया है और कवक के कारण क्या होता है, इसमें जाइगोट से अनेकानेक द्विगुणित कोशिकाएं जो होती है वो क्या करती है, मुकुलन के द्वारा बनती है। द्विगुणित कोशिकाएं कैसे बनेंगी, मुकुलन के माध्यम से बनती है। जब एक कोशिका से बडिंग होता है और बडिंग होने के पश्चात क्या होता है, जब दोनों में सेपरेशन होता है, दोनों कोशिकाओं में क्या होता है, सेपरेशन होता है, संकुचन जब होता है, तब दोनों कोशिकाएं अलग अलग विभक्त होती हैं। तो वो 2n पूरी जब विभक्त नहीं होती है और दोनों में केंद्रकों का निर्माण हो जा रहता है, तब वो क्या कहलाती है, वो कोशिका 2n कोशिका कहलाती है, द्विगुणित कोशिकाएं कहलाती है, जो किसके कारण बनती है, बडिंग के द्वारा बनती है। ठीक है। जो प्रोटिस्टा जगत होता है, प्रोटिस्टा जगत को ही लैंगिक जनन का क्या माना जाता है, यहीं से ही लैंगिक जनन जो होता, लैंगिक जनन जो हुआ वो इसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, कहाँ से जन्म हुआ लैंगिक जनन का, तो प्रोटिस्टा जगत को ही माना जा सकता है। इसमें क्या होता है, द्विगुणित 2n कोशिकाएं जो होती है वो फॉर्मेट होती है किसके द्वारा, बडिंग के द्वारा, जो समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या करती है, समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, द्विगुणित एवं अगुणित जीवों को पैदा करते हैं। युग्मकों के मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, जब दो युग्मक जैसे मेल गैमिट और फीमेल गैमिट होगा, अगर लैंगिक जनन की क्रिया होती है तो उसमें दो युग्मक होते हैं, एक होता है मेल गैमिट और दूसरी होती है फीमेल गैमिट। तब जब दो गैमेट्स क्या होते हैं आपस में मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस क्रिया को निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलेंगे या फिर उस क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो कोशिका होता है, जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में संयुग्मन हो जाता है। जब संलयित होकर एक कोशिका का फॉर्मेशन करते हैं वो क्या होता है, डिप्लॉइड फेस में होता है और उस कोशिका को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। संलयित होने वाले युग्मक में एक चल होता है, एक क्या करता है, एक चल सकता है, और एक क्या होता है, दूसरा जो होता है वो जो एक गैमेट होता है वो चल रूप में होता है, मतलब एक स्थान से दूसरी स्थान में चला जाता है, और दूसरा जो गैमेट होता है वो कैसा होता है, अचल किस्म का होता है, मतलब वो चलने में सक्षम नहीं होता है, वो स्थिर होता है। जहाँ पे क्या होता है, जो चल गैमेट होता है वो उसके पास में आकर संलयित होता है, एवं क्रमशः नर युग्मक तथा मादा युग्मक कहलाते हैं। ये जो गैमेट्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, नर युग्मक। एक जो गैमेट्स होगा ये होगा नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। नर तथा मादा के रूपों में पाए जाने वाले विभेद को क्या बोलते हैं, लिंग के नाम से सूचित किया जाता है। मतलब हम लोग किस गैमेट को मादा युग्मक बोलेंगे और किस युग्मक को नर युग्मक बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, उसको विभेद करना, मतलब उसके बीच में जो डिफरेंस बताता है उसको क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोटिस्टा के जीवों में प्रजनन। प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं उनमें प्रजनन कैसे पाया जाता है, कौन कौन से प्रकार का प्रजनन होता है वो देखते हैं। प्रोटिस्टा में लगभग सभी जो जीव होते हैं उनके जो जनन होते हैं उनमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार की विधियाँ पाई जाती है। जो अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ होती है वो बहुत अधिक जो संख्या में जो जीव होते हैं उनमें पाई जाती है, और कुछ जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलेंगे, वो किसके माध्यम से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विखंडन तथा पुटिभवन द्वारा प्रोटिस्टा में अलैंगिक जनन होता है। विखंडन को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फिजन। फिजन मतलब क्या होता है, बीच में एक कोई भी जो कोशिका होती है उसके बीच में दरार आता है, और दरार आने के फलस्वरूप फिजन होता है। फिजन जब होता है तो उसमें क्या होती है, दरार आता है, दरार होने के फलस्वरूप वो दो कोशिकाओं में बदल जाता है। ठीक है, दो कोशिकाओं में बदलकर दो स्वतंत्र जीव का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, दोनों एक कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, तो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, जो कोशिका होती है वो अपने ही समान सेम टू सेम नई कोशिका का, नई डॉटर सेल का, पुत्री कोशिका का फॉर्मेशन निर्माण जो होता है वो करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, दो बराबर आमाप वाली होती है, मतलब जब
इनके बीच में क्या होता है, जब दो कोशिकाओं में एक कोशिका में विभाजन होता है तो विभाजन के फलस्वरूप जब दो कोशिकाएं बनती है तो वो आकार की दृष्टि से, आमाप की दृष्टि से क्या होती है, हूबहू सेम होती है। उनमें कोई भी कम या फिर ज़्यादा आकार का नहीं हो सकता, मतलब छोटी आकार और बड़ी आकार की कोशिका बनेगी ऐसा नहीं है। दोनों जो कोशिकाएं फॉर्मेशन होता है, निर्माण जो होता है वो कैसा होता है, एक ही आकार या आमाप का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, द्विविखंडन या दो से अधिक संख्या में संतति कोशिकाओं का निर्माण जो होता है उसको, अगर देखो ये क्या होता है, अगर एक बार विखंडन होगा तो इसको क्या बोलेंगे, द्विविखंडन। इससे क्या होता है, दो कोशिका बनता है। एक विखंडन होते से एक प्रकार का विखंडन होगा तो इसमें दो नए सेल्स का निर्माण होगा, दो नए जीवों का निर्माण होगा। उसके बाद अगर इनमें अनियमित या फिर बहुत सारा विखंडन होता है, 4-5 विखंडन होंगे तो इनको क्या बोलेंगे, बहुविखंडन बोलते हैं। बहुत सारा विखंडन होता है इसलिए इसको बोलते हैं बहुविखंडन। बहुविखंडन से क्या होता है, अधिक संख्या में जीवों का निर्माण होता है। इस प्रकार के जनन में कोशिका विभाजन जो होता है वो ट्रांसवर्स या लंबवत हो सकता है। मतलब अगर इस प्रकार का है तो ट्रांसवर्स मतलब या लंबवत जिसको बोलेंगे, इस प्रकार का विभाजन होकर इस टाइप के जीव का निर्माण करता है। इस प्रकार के जनन में पैतृक पीढ़ी जो होती है, मतलब जो पेरेंटल जनरेशन होता है, वो संतति पीढ़ी में अपने लक्षणों में बिल्कुल समान होते हैं। मतलब जो पेरेंटल फैमिली होता है, जो पेरेंटल जनरेशन होता है, जो पेरेंट्स होते हैं उनके जैसे ही क्या होते हैं, जो संतति होती है, नेक्स्ट जनरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, सेम टू सेम जो लक्षण होते हैं, सेम जो सिम्टम्स होते हैं वो आएंगे। क्यों आएंगे, इसका ये रीज़न है क्योंकि इनमें समसूत्री विभाजन के द्वारा विखंडन की क्रिया हुई है। फिर दूसरा है सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशन क्या होता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ किसको बोलेंगे, जिसमें क्या होता है कि जो जीव होता है वो उस वातावरण में क्या करता है, सरवाइव करने के लिए अपना जीवन जो होता है, जीवन चक्र जो चलता रहता है उसको क्या बोलते हैं, जीवन चक्र आसानी से नहीं चल पाता है किन्हीं कारणवश, उसको क्या बोलेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियाँ। तो वातावरण में जब इन जीवों के लिए, प्रोटिस्टस जीवों के लिए क्या आता है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। तब जो प्रोटिस्टस जीव होते हैं वो प्रजनन के पूर्व क्या करते हैं, अपने जो बॉडी होता है, स्ट्रक्चर जो होता है कोशिका, उससे क्या करते हैं, लसलसा पदार्थ स्रावित करते हैं, सीक्रेट करते हैं। और लसलसे पदार्थ से क्या होता है, वो लसलसा पदार्थ शुष्क अवस्था में होता है। क्यों, जब वहाँ पे पानी की कमी होगी तो वहाँ पे कैसा वातावरण होगा, सूखा वातावरण होगा। तो जो लसलसा पदार्थ होता है वो कोशिका के चारों ओर क्या हो जाता है, सूख कर एक मोटी भित्ति जैसी संरचना का निर्माण कर लेता है, जिसको क्या बोलते हैं, इस मोटी भित्ति संरचना को सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर जब अनुकूल परिस्थिति आती है तब तक ये जो जीव होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, मोटी भित्ति वाली जो संरचना होती है जिसको सिस्ट बोला जाता है, वो सुरक्षा प्रदान करता है। और क्या करता है, उसके बाद जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है, मतलब जब पानी की उपलब्धता हो जाती है उस जीव के पास, तब क्या होता है, वो जो मोटा भित्ति वाला लसलसा पदार्थ जो मोटा भित्ति बना था वो पानी की उपस्थिति में संपर्क में आने पर विघटन प्रारंभ कर देती है, मतलब घुलना प्रारंभ कर देती है। उसके बाद क्या होता है, वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है और प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं वो सामान्यतः नए जीवन चक्र की ओर अग्रसर हो जाते हैं। फिर दूसरे प्रकार का प्रजनन है लैंगिक प्रजनन, जिसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किस प्रकार का होता है, दो विशिष्ट प्रकार की जो विपरीत प्रकृति वाले युग्मक होते हैं, युग्मक कोशिका, उनके संयुग्मन से क्या होता है, उनके संयुग्मन से पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी की उत्पत्ति जब होती है उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक प्रजनन। तो विशिष्ट कोशिका क्या होता है, ये क्या होते हैं, जनन सेल बोलते हैं इसको, है ना, जनन कोशिका बोलेंगे। विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती है, इसमें सिर्फ जनन की क्षमता होती है वो पाया जाता है इस कोशिका में। और जब विपरीत प्रकृति बोल रहा है, इसमें क्या होता है, एक मादा गैमेट होती है, मादा युग्मक होगी, और एक क्या होगा, नर युग्मक होगा। दोनों में क्या होता है, दोनों जो युग्मक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और क्या होता है, इनमें माना जाता है कि जो प्रोटिस्टा जगत का जीव होता है वहीं से लैंगिक जनन की शुरुआत हुई थी। इनमें क्या होता है, दो अगुणित कोशिकाएं होती है, जो युग्मक होती है वो अगुणित कोशिकाएं होती हैं, और अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होकर ये क्या करता है, जब दोनों
जो अगुणित कोशिका होती है उसको क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो गैमेट्स होते हैं वो संलयित होते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़कर क्या करते हैं, पोषण की अल्प उपलब्धता को, मतलब जो पोषण की कमी जो होते रहती है उसको पूरा करने के लिए जो दोनों अगुणित कोशिकाएं होती है वो दोनों जुड़ जाती है और जुड़ने के पश्चात क्या करती है, द्विगुणित कोशिका या एस्कस मातृ कोशिका के रूप में अपना जीवन निर्वाह करती है, आगे बढ़ाती है, ठीक है। तो जो एस्कस होती है, एस्कस मदर सेल जिसको बोलते हैं, एस्कस मातृ कोशिका, ये क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिर एस्कस मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है, टू जो डिप्लॉइड कोशिका होता है उससे दो हैप्लॉइड कोशिका का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जब अपने ही प्रकार के हैप्लॉइड कोशिका से फिर इनका संलयन होता है तो इससे क्या होता है, फिर डिप्लॉइड कोशिका का निर्माण होता है और डिप्लॉइड कोशिका से फिर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हैप्लॉइड कोशिका का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, पुनः अगुणित पीढ़ी की कोशिकाएं की तरह कार्य करने लगती है। क्लियर। इसके आगे जो प्रोटिस्टा जगत में प्रचलन कैसे होता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो में। सीजी शिक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।